नमस्कार। इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस सेशन का नाम है ये नया कश्मीर है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे साथ इस समय हैं श्री मनोज सिन्हा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो अपना फैसला सुनाया अनुच्छेद 370 को लेकर, हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर हमारा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? इस देश की एक मान्य परंपरा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद देश ने बराबर स्वीकार किया और मुझे लगता है कि हमारी न्यायपालिका की जो प्रतिष्ठा है दुनिया में, वो मैं कह सकता हूं कि आम भारतीय उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। और मुझे लगता है कि अब वो बहस खत्म हो गई देश में। देश की संसद ने जो निर्णय किया उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगा दी है और देश ने इसे स्वीकार कर लिया है। इवन जम्मू कश्मीर ने भी स्वीकार कर लिया जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब वहां पर चुनाव कराने का समय है और आपको एक डेडलाइन दिया गया है सितंबर तक अगले साल चुनाव कराने के लिए। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर अब चुनाव के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि देश पहले से जानता था कि वहाँ चुनाव होगा। जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A एब्रोगेट करने के लिए बिल लाया गया था, उसी दिन देश के गृह मंत्री जी ने संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात असेंबली इलेक्शन सेकंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। प्रधानमंत्री जी ने भी जब देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को संबोधित किया था तो उसमें भी ये बात उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से कही थी। मुझे लगता है कि ये सवाल अनावश्यक रूप से बार बार पूछा जाता है। अब जो स्थिति स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बनी थी, असेंबली सीट्स की संख्या बढ़ी थी। अब असेंबली सीट्स की संख्या अगर बढ़ी है तो उनकी बाउंड्री निश्चित रूप से डिलिमिटेशन कमीशन ही तय कर सकता है, कोई प्रशासन नहीं तय कर सकता है। और पहली बार मैं समझता हूं कि जुडिशियल डिलिमिटेशन कमीशन देश में बना, रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में। उसने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, 3 बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया, व्यापक लोगों से संपर्क किया, लोगों के रिप्रेजेंटेशन लिए। और मेंबर पार्लियामेंट के नाते जितने सदस्य थे, मैंने 5, मैं समझता हूं कि वो तो उसके एक तरह से मेंबर थे उस आयोग के, उनकी राय ली और उन्होंने फैसला कर दिया। अब बिना डिलिमिटेशन के तो चुनाव हो नहीं सकता था। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब 2018 में असेंबली के चुनाव हुए थे, मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट थी वो उस समय की थी, उसके पहले बनी थी। इन 5-6 सालों में जो नए मतदाता बने, उनके बिना तो चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर निर्वाचन आयोग ने मतदाता बनाने के काम को पूरा किया। और बीच में आपने देखा भी होगा चुनाव आयोग का बयान कि हम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और आगे समय पर चुनाव कराएंगे। एक तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है, सॉलिसिटर जनरल ने जो एफिडेविट दिया है सरकार की ओर से, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि हाँ चुनाव भी होंगे और स्टेटहुड भी अप्रोप्रिएट टाइम पर दी जाएगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला का पूरा स्वागत है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर हम रोड मैप, आपकी बातों से जो समझ में आ रहा है, अगर रोड मैप देखें तो रोड मैप कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड। ये रोड मैप मेरा नहीं है, ये रोड मैप जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना उस दिन से ही संसद के माध्यम से देश को बताया था सरकार ने। हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं और चुनाव की बात करते हैं, चुनावी प्रक्रिया की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे विपक्षी नेता हैं जो अनुच्छेद 370 को हटाने का लगातार विरोध करते आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन अपना फैसला सुनाया, उस दिन के बाद भी उन्होंने यही बयान दिए कि हमारी लड़ाई अब भी जारी रहेगी। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पार्लियामेंट की मोहर के बाद भी अगर कोई नेता उस राज्य का, उस क्षेत्र का ये कहता है कि हमारी लड़ाई अब भी जारी रहेगी, तो वो किस तरह की लड़ाई होगी? मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है।
जो लोग भारत के संविधान की शपथ ले चुके हैं कई बार, अगर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जी, लेकिन जब यही नेता दोबारा से चुनाव भी लड़ेंगे, इनकी पार्टियां चुनावी प्रक्रिया में शामिल भी होंगी, उसी हिसाब से मैनिफेस्टो भी बनाए जाएंगे, वादे भी किए जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि उस समय ये वो प्रोसेस जो हमने सोचा है वो डिरेल हो सकता है? देखिए, देश की जनता पर मुझे लगता है हम सबको भरोसा करना चाहिए, और लोकतंत्र में भारत की जनता ने सदैव विवेक से फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर वो अपने विवेक का परिचय देंगे। जी, मनोज जी, अब तो आपको इतना समय वहाँ पर हो गया है। इससे पहले ये कहा जाता था कि जनता की राय, वहाँ जो आम आदमी है उसकी राय ही ये है कि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहता, या वो अलगाववाद में विश्वास करता है, या वो किसी न किसी प्रकार से भारत की मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं होना चाहता। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो ओपिनियन मेकर्स हैं, या आप समझ लीजिए कि जो क्रीमी लेयर वहाँ की है, और एक है आम जनता। आज आप देश को ये बताना चाहेंगे कि क्या इन दोनों में कोई अंतर है? आप जब वहाँ गए, आपने ये पाया कि वहाँ की जो आम जनता है वो क्या सोचती है? मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देश को भी, कि वहाँ के लोग पूरी तरह से भारत के साथ एकात्मता चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि पड़ोस का हाल वो देख रहे हैं। सीमा पार न सड़क है, न दवा है, न पढ़ाई है, न बिजली है, और जैसे सीमा के इधर आप आते हैं तब तो वहाँ के लोग लिख रहे हैं कि साहब मोदी जी हमारे ऊपर भी विचार करिए। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता का कोई दोष है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोगों ने एक वातावरण बना करके रखा था और वो एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी, उससे देश बाहर निकल गया है, जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोग भी बाहर निकल गए। जैसे एक बदलाव अभी हमने देखा, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले तक जब वहाँ कोई आतंकवादी किसी एनकाउंटर में मारा जाता था तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए इकट्ठा होती थी, फिर उसकी तस्वीरें पूरे मीडिया में चलती थी। अभी आपने जो नया बदलाव किया है कि कोई आतंकवादी अगर एनकाउंटर में मारा जाएगा तो उसी जगह पर उसे दफन कर दिया जाएगा, तो अब वैसी भीड़ देखने को नहीं मिलती। नहीं, ऐसा है कि उनकी ये प्रक्रिया जो है उनके परिजनों के सहमति से होती है, उनके परिजन रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो ग्लैमराइज करने की कोशिश होती थी कुछ लोगों के द्वारा वो समाप्त कर दिया गया है। जी, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की चर्चा पूरे देश में चल रही है। मोदी की गारंटी, क्या मोदी की गारंटी पीओके पर भी लागू होगी? क्या हम आज ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल पीओके को भी वापस लाने की गारंटी है? मुझे लगता है कि कुछ काम विदेश मंत्रालय के जिम्मे है, उन्हीं के विवेक पर छोड़ना चाहिए, उसमें हमको आपको नहीं बोलना चाहिए। हमको और आपको अपनी सीमा समझनी चाहिए। जी, नहीं, हम तो अपनी सीमा समझ रहे हैं, लेकिन उधर तो सीमा पार से मुझे भी समझने दीजिए। पर आपको लगता है कि दोनों जगह, जो सीमा के इस पार और सीमा के उस पार, क्या सीमा के उस पार भी लोगों की ये इच्छा है कि वो भारत के साथ मिल जाएं? मुझे लगता है कि उनसे पूछेंगे आप तो बेहतर जवाब मिलेगा, मैं इधर रहता हूँ। जी, आपसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, वो जब वहाँ से आए वापस तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत सारे बयान दिए जो कि भ्रामक थे, और उन्होंने एक अलग तरह की तस्वीर, पुलवामा को लेकर भी एक अलग तरह की तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको ऐसा लगता है कि उनकी इन बयानों की वजह से उन्होंने थोड़ा आपका काम भी मुश्किल किया, आपको वहाँ जाकर थोड़ा डैमेज कंट्रोल करना पड़ा? देखिए, एक तो मैं करेक्ट करता हूँ आपको, वो गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे। और दूसरी बात कि किसी के व्यवधान पैदा करने से काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ठीक दिशा में कर रहा हूँ। पर आप उनके बयानों को कैसे देखते हैं? मुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। जी, कश्मीर में हम मनोज जी ये देखते हैं कि पूरा अभी तक आज़ादी से लेकर अब तक एक नैरेटिव का खेल रहा है, एक आप समझ लीजिए एक परसेप्शन गेम रहा है। उस परसेप्शन, 70 साल ये देश उस परसेप्शन में जिया, और उस दौरान हमने एक कंफ्यूज सोसाइटी बना दी जिसमें लोगों को एक तरीके से कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को दूर करने में आपने क्या क्या कदम उठाए और कितनी आपको मुश्किल हुई? देखिए, मैं थोड़ा बात दूसरी जगह से शुरू करता हूँ। ये 370 और 35A के एब्रोगेशन से बदला क्या है? तो एक बड़ी आबादी
और अगर मैं संख्या की दृष्टि से देखूं तो वो संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। पीओजेके से आए हुए लोग, गोरखा लोग, ये बेचारे सब कुछ छोड़ करके आकर के 75 साल से बसे हुए थे। न उनको प्रॉपर्टी का राइट था, न एजुकेशन का राइट था, न जॉब का राइट था, न वोटिंग राइट था। ये इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो आज पावर महसूस कर रहे हैं कि वो भी हम भारत के नागरिक हैं। वहाँ की आधी आबादी, जिनको हम बहन या माता कहें या महिलाएं कहें, अगर दूसरे राज्य में शादी कर लेती थी तो ये सारे मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाती थी। न वो वहाँ नौकरी कर सकती थी, न प्रॉपर्टी रख सकती थी। ये सारे अधिकार आधी आबादी को पूरी तरह से मिल गया और वो भी एम्पावर्ड महसूस कर रही है। आप ये समझिए, कश्मीरी पंडित, ये कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज के ज़माने में जिस भी वर्ग को मिलता है वो मैं समझता हूं कि वो एक एम्पावरमेंट है और सेंस ऑफ प्राइड पैदा होता है। अब विधानसभा में वो अपने समाज की बात कह सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा अंतर आया, देश के किसी हिस्से में है कश्मीरी पंडित, बेंगलोर में रहता है तो भी वो डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का ले सकता है, वहाँ प्रॉपर्टी रख सकता है, वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो पीओजेके की मैं बात कर रहा था, लंबे समय से 70 साल से लोग बात कर रहे थे, 5 लाख रुपए सहायता भी, और भारत के एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक का बोध भी उनके अंदर पैदा हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है। जो हमारे दलित भाई हैं, बड़ी पॉपुलेशन है, 13 लाख लोग हैं, उनको अब नौकरी में आरक्षण, पढ़ाई में आरक्षण, हर चीज की व्यवस्था हुई है। 12-13 नई जातियां जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनाई गई। शेड्यूल ट्राइब की एक बड़ी पॉपुलेशन, 9 सीटें असेंबली में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हुई हैं। गुजर बकरवाल जो बाई हैं, पहाड़ी समुदाय जो लगभग 10% आबादी है जिसकी, उसको आरक्षण मिलने जा रहा है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि सिया पॉपुलेशन भी वहां 10% से ज्यादा है। 34 साल बाद उनका जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मुहर्रम, उसका वो जुलूस निकाल सके। तो एक करोड़ से ज्यादा लोग, 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख लोग, उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा हुआ कि नहीं, आज जो दिल्ली में सरकार है, आज जो व्यवस्था चल रही है, ये हमारे अधिकारों के लिए, हमारे सम्मान के लिए सचेष्ट है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। नैरेटिव बनाना दिल्ली में बैठ करके और जमीन पर जो हकीकत है, इस दोनों में बड़ा अंतर होता है। और मैं समझता हूं कि एक बात सबको समझनी चाहिए कि दिल्ली में जो सरकार है वो अब कोई आतंकवादी आकर प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके बात नहीं कर सकता है। अब एनआईए के एक छोटे अफसर के सामने भी वो कुर्सी पर नहीं बैठता है, जमीन पर बैठता है। इस अंतर को देश समझ रहा है। जी।